देखिए, भारत में राष्ट्रवाद जो था, मैंने कल आप लोग को जो पढ़ाया था, तो उसमें एक टॉपिक आ गया था कि प्रथम विश्व युद्ध और खिलाफत और असहयोग, याद है? मैंने आप लोग को यह भी बता दिया था कि अली ब्रदर्स थे जिन्होंने खिलाफत आंदोलन को स्टार्ट किया था। सिवा बताओ, अली ब्रदर्स ने खिलाफत आंदोलन क्यों स्टार्ट किया था? तुर्की के खलीफा के खिलाफ अंग्रेजों ने दुर्व्यवहार किया था और प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के हारने के बाद खलीफा के सारे राज्य और सब कुछ छीन लिए गए थे। तो इससे जितने भी मुस्लिम थे, इवन इंडिया ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड, वो लोग अंग्रेजों के विरुद्ध थे और इंडिया के मुसलमानों को इस बात में एकजुट करने का काम अली ब्रदर्स ने किया। ठीक है, आगे देखिए। रॉलेट एक्ट मैंने आप लोग को बता दिया था क्या था। जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या था आप लोग को पता है। ठीक है, देखिए, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह की शुरुआत की। रॉलेट सत्याग्रह का मतलब ये था, ठीक है, कि उस कानून के खिलाफ विरोध करना या जालियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ विरोध करना। लेकिन दिक्कत क्या थी कि अभी जनता ने अहिंसा का महत्व नहीं समझा था। लोगों को पता ही नहीं था कि जो सत्याग्रह है उसको किस तरह से अहिंसा के साथ पूरा करना, ये लोग समझ ही नहीं पा रहे थे। जहां भी अगर पुलिस थोड़े भी उकसावा देती थी या किसी भी तरह से उनको इनकरेज करती थी, तो वो लोग तुरंत हिंसा पे उतारू हो जाते थे। पुलिस वालों से मारपीट करना, सरकारी इमारतों को, बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचाना, जला देना, ये आम बात थी। ठीक है, इसके कारण से एक प्रॉब्लम क्या खड़ी हुई कि अंग्रेजों को भी मौका मिल गया सत्याग्रहियों को कड़ाई के साथ दमन करने का, रिप्रेस करने का। दमन करना मतलब रिप्रेस, ठीक है, क्रुएल्टी के साथ रिप्रेस कर दिया गया पूरे आंदोलन को। और इतना ज्यादा आतंक फैल गया था, या सत्याग्रही या जो भी आंदोलनकारी थे इतने ज्यादा उग्र हो चुके थे कि आर्मी का, एयरफोर्स का सहारा लेना पड़ा ब्रिटिशर्स को, अंग्रेजी सरकार को। उन्होंने गुजरावाला जो पंजाब है वहां पर बॉम्ब गिराए। महात्मा गांधी ने सोचा कि भाई ये तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, और अभी शुरुआती दौर में ही अगर जनता इतनी उग्र हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, तो समय ऐसा आएगा कि कोई आंदोलन के लिए खड़ा ही नहीं होगा फिर बाद में। समझ रहे हैं? तो महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह वापस ले लिया। अब देखिए क्या होता है। तो महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह लिया था, लेकिन अली ब्रदर्स ने इसके बाद खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किया। और महात्मा गांधी ने भी सोचा, अभी जालियांवाला बाग हुआ नहीं था, इससे पहले की बातें, रॉलेट एक्ट जो था उसके विरोध में इतना आंदोलन हो रहा था और सरकार भी दमन कर रही थी। महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह स्टार्ट किया इस कानून के खिलाफ, लेकिन सरकार के दमन के डर के चलते कि जनता को ज्यादा नुकसान हो जाएगा, उन्होंने भी सत्याग्रह वापस ले लिया। लेकिन तभी 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है, और इस हत्याकांड के होने के साथ ही प्रॉब्लम ये हुई, लिंक भेज दूं क्या उससे? इस आंदोलन के समाप्त होते ही 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। और जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, जैसा कि कल मैंने आप लोग को बताया था, ठीक है, कि कांग्रेस ने महात्मा गांधी को यह अधिकार दिया था कि जहां चाहो, जैसे चाहो और जब चाहो आप एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन कर सकते हो।
तो महात्मा गांधी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट या असहयोग आंदोलन के नाम से वो आंदोलन स्टार्ट किया। ठीक है, और उसी तरह से उनका साथ इस काम में किसका साथ मिला उनको? इस काम में उनको अली ब्रदर्स का साथ मिला, जो कि खिलाफत आंदोलन कर रहे थे। तो अब खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन एक हो गए। महात्मा गांधी जी की जो पुस्तक थी, ये आपके 10th के पेपर में आता है कि हिंद स्वराज किसने लिखी थी? हिंद स्वराज महात्मा गांधी उसके राइटर थे, ऑथर। 1909 में इन्होंने लिखी थी, और उसमें उन्होंने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ था। खुद सोचो, भारत में जितने भी पुलिसमैन थे, आर्मी के लोग थे, जिससे दबाया जा रहा था आंदोलन, वो कौन थे? भारत के ही तो लोग थे। अंग्रेज तो बहुत ही कम थे, अंग्रेज तो ज्यादा नहीं थे। तो महात्मा गांधी ने कहा कि अगर हम इंडियन अंग्रेजों का साथ ही नहीं दे, ठीक है, असहयोग करें, जो कहे वो बात ही ना माने, तो काम खत्म। ठीक है ना? खुद ब खुद ये अंग्रेजी सरकार मजबूर होकर अपना बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से चली जाएगी देश छोड़ करके। तो महात्मा गांधी ने इसीलिए अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में कहा था कि असहयोग ही क्यों, सत्याग्रह का सबसे बड़ा तरीका या आजादी के लिए या लड़ाई का सबसे बड़ा तरीका असहयोग क्या। ना तो हम किसी को मारेंगे पीटेंगे, ना कोई तलवार चलाएंगे, ना कोई गोला बारूद चलाएंगे, हम लोग केवल नॉन कॉपरेशन करेंगे। अंग्रेजी स्कूल है, हम पढ़ते ही नहीं। अंग्रेजी कोर्ट है, हम अपने लड़ाई झगड़े अंग्रेजी कोर्ट में लेके ही नहीं जाएंगे। अगर मान लीजिए कि अगर पुलिस अंग्रेजों की है, हम लोग कोई भी उसमें सर्विस ही नहीं करेंगे, कोई भी पुलिस उसमें सर्विस ही नहीं देगी। ठीक है, अगर आर्मी है तो वहां से जितने भी इंडियन अगर छोड़ दें आर्मी, रेलवे के में काम करने वाले जितने भारतीय सारे छोड़ दें, तो सरकार ऐसे ही ठप हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए उन लोगों ने ये कहा। उन्होंने 1920 में इस आंदोलन के लिए लोगों का समर्थन जुटाने के लिए पूरे देश का भ्रमण किया और लोगों को सिखाया कि बहिष्कार, बायकट को एक सबसे बड़ा हथियार बनाया गया इस असहयोग आंदोलन का या नॉन कॉपरेशन। हेलो, हाँ बोल बेटा। हाँ 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 हाँ। अच्छा अच्छा, चल ठीक है, मैं देखता हूँ। ठीक, मैं देखता हूँ। ओके, थैंक यू। तो बहिष्कार एक नया तरह का हथियार था, बैकट एक नया तरह का चीज था। ना अंग्रेजों ने कभी देखा था, ना भारतीयों ने सोचा था भाई कोई दुश्मन है तो उसका सर फोड़ दो पत्थर मार के या तलवार चला के, यही तरीका है ना। अब बैकट मतलब कि महात्मा गांधी ने एक काम तो ये कहा कि सरकारी किसी भी कार्यालय या किसी भी ऑफिस या दफ्तर में, ठीक है, कोई भी भारतीय काम करने नहीं जाए, और सरकार या विदेशी किसी भी तरह की वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करे। ठीक है, विदेशी कपड़े नहीं पहनेंगे, हम खुद का खादी चरखा चलाएंगे, ठीक है, सूत काटेंगे और खादी कपड़े बनाएंगे और वही पहनेंगे। इससे ब्रिटिशर्स लोगों के व्यापार का भी नुकसान होने लगा। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बहुत ज्यादा फेमस हुआ, समझ रहे हैं, और सब लोगों ने इसमें अपना इस तरह से समर्थन किया। ठीक है, 1920 में, ठीक है, दिसंबर 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन होता है। ठीक है, उसमें एक समझौता और असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मोहर लगती है। तो 1920 में नागपुर अधिवेशन, आप लोग के लिए इसलिए अंडरलाइन करके आप लोग को बता दे रहे ताकि याद रहे कि वो ऑब्जेक्टिव बन सकता है। असहयोग आंदोलन कैसे शुरुआत होता है? तो दिसंबर 1920 में नागपुर कॉन्फ्रेंस में इस बात पे कांग्रेस की सहमति हो गई कि असहयोग आंदोलन या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नाम की कोई चीज चले। ठीक है, उसमें किन लोगों ने हिस्सा लिया? विभिन्न सामाजिक समूह ने असहयोग के विचार को किस तरह समझा, आंदोलन किस तरह आगे बढ़ा, अब ये चीज देखते हैं। आंदोलन के भीतर की अलग अलग धाराएं, मतलब कि शहरों में आंदोलन कैसा था, ठीक है,
गांव में आंदोलन किस तरह से किया गया, ओके। बागानों में स्वराज किस तरह हुआ, आप लोग को पूरा पढ़ना है, ठीक है ना, मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगा अभी आप लोग को। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या थी, 1922 में क्या हुआ, साइमन कमीशन क्या था जो 1928 में भारत आया था, ठीक है। नमक यात्रा या साल्ट मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या थी, ठीक है। स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था, वो क्या था। दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन क्या था, मैं सब अभी बता रहा हूं आप लोग को। सविनय अवज्ञा की सीमा है, मतलब कि क्या समस्या थी। सविनय अवज्ञा मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो 1930 में किया गया, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम थी, क्यों वो उतना सफल नहीं रहा, क्या दिक्कत हुई उसमें। ठीक, देख, अब आंदोलन के भीतर और बाहर की जो धाराएं हैं, इसके ऊपर हम बात करें। पहला था कि शहरों में आंदोलन कैसे हुआ, क्या। देखो, आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग के हिस्सेदारी के साथ हुई। शहरों के लोग पढ़े हुए थे, ज्यादा अखबार पढ़ते थे, पत्रिकाएं पढ़ते थे, मैगजीन पढ़ते थे, तो उन तक ये बात फैली। महात्मा गांधी की जो आह्वान था, ठीक है, जो महात्मा गांधी का कॉल था वो जल्दी पहुंचा। सब लोग अवेयर थे, जागरूक थे, और उन लोगों ने आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, ठीक है। ज्यादातर लोगों ने एक ऐसा शब्द पिकेटिंग है। पिकेटिंग क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहली बात थी कि इस आंदोलन में अगर आप 1920 के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लो, असहयोग आंदोलन को, और 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, पहले ये समझ लीजिए। इसमें मेन अंतर यह था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में सरकारी दफ्तरों का या सरकारी जो भी कार्यालय थे उनका उस तरह से विरोध नहीं किया गया जितना ज्यादा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में या सविनय अवज्ञा आंदोलन में 1930 में किया गया था। उसमें ज्यादा कड़ाई के साथ ही किया गया था। इस समय कुछ लोग, अधिकतर लोग किस बात पे फोकस कर रहे थे, बहिष्कार या बैकट को सबसे बड़ा हथियार नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में बनाया गया। जो भी सरकारी दफ्तरों की तरफ जाने वाले रास्ते थे या विदेशी सामानों की तरफ को लेने जाने वाले जो भी मार्केट थे, वहां पे पिकेटिंग लोग कर देते, रास्ता ही बंद कर देते थे, उधर कोई जनता जा ही नहीं सकती। समझ रहे हैं? सरकारी विद्यार्थियों ने स्कूल छोड़ दिए, हजारों ने इस्तीफे दे दिए, वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिए, सारा काम, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ कि आर्थिक मोर्चे पर भी और प्रशासनिक मोर्चे पर भी, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रंट पे और साथ ही साथ इकोनॉमिक फ्रंट पे, दोनों पे सरकार को इससे बहुत घाटा हुआ, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या हुआ कि जितने भी कपड़े के दुकान थे, कपड़े वाले थे, एक तो जनता ने खरीदना छोड़ दिया, और जो भी भारतीय कपड़ा व्यापारी थे, इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो भी थे, उन लोगों ने भी विदेशों से कपड़ा मंगाना छोड़ दिया, क्योंकि डिमांड ही नहीं तो मंगाओगे क्या। समझ रहे हैं? तो इस तरह से अंग्रेजों को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ। ये तो यहाँ शहरों का तरीका था, गांवों में किस तरह से वो देखिए।
एक बार मैं अंडरलाइन कर लो, है ना, 2-4 पेज तब कर। कोई किसी को बुड़का नहीं भरेगा। लक्ष्य वर्मा, लक्ष्य वर्मा इधर आओ बेटे, मास्टर को दर्शन दो, इधर आ जा। साइंस का एक टेस्ट हो रहा है, साइंस की नोटबुक लेके वहां बैठ गए, यहाँ बैठ गए। चलो देखो आप लोग, देखो ठीक है, हो गया। सुनो, गांव में क्या हुआ कि गांव के लोग है ना अंग्रेजों से ज्यादा है ना जमींदारों से परेशान। अब क्यों परेशान थे देखिए, गांव के लोगों की एक ही समस्या थी कि उनको लगान देना होता था, टैक्स देना होता था, किसान को तो यही है ना। और वो टैक्स उनसे लेता कौन था? गांव का जमींदार, ठीक है। और वो जमींदार आगे जाकर के किसको देता था? वो जमींदार आगे जाकर के अंग्रेज सरकार को दे देता था और उसको भी कुछ हिस्सा मिलता था। तो ये जो जमींदार थे ना, ये लोग बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे। सरकार जितना लगान तय करती थी उससे भी एक्स्ट्रा लेते थे ताकि उनका भी कुछ अपना फायदा हो। और इस तरह करके बीच में जो गरीब जनता थी वो पिस जाती थी। तो ये अगर उत्तर प्रदेश की बात कहें तो सबसे पहले वहां के किसानों की बात करते हैं। फिजी एक देश है, फिजी, फिजी। वहां पे बाबा रामचंद्र एक बार है ना को जबरदस्ती ले जाया गया था वहां पे मजदूरी कराने के लिए, जिनको कि गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। उस मजदूरी में गए थे और किसी तरह वहां से छूट के आए, तो यहाँ पर भारत में आजादी की लड़ाई में उन्होंने भाग लिया। समझ रहे हैं? भारत की आजादी में उन्होंने भाग लिया। उसके बाद उन्होंने जो प्रतापगढ़ उनसे करवाते थे, मतलब कि केवल खाने को देंगे और किसी भी तरह का उनको हक नहीं होता था। बेगार का मतलब बिना किसी पारिश्रमिक के काम कराना, बिना मजदूरी के काम कराना, ठीक है। इससे प्रॉब्लम क्या हुई कि जनता उसके विरोध में हो गई और असहयोग आंदोलन का सुना गया। तो बाबा रामचंद्र ने जनता को इकट्ठा किया और जमींदारों के खिलाफ काम हुआ, जमींदारों के खिलाफ आंदोलन हुआ, ठीक है। और जो भी बेगार में जिनसे काम कराया जाता था उन लोगों ने कर दिया कि अब हम जमींदारों के लिए बेगार का काम नहीं करेंगे, मुफ्त में काम नहीं करेंगे। उसके लिए जमींदार के घर नौकर होते थे, धोबी, नाई, ये लोग होंगे ना। तो जितने भी धोबी, नाई या जो भी लोग उनके नौकर चाकर होते थे उन लोगों ने काम करना बंद कर दिया कि जब अगर आप लोग इतने हम पर अत्याचार करते हो, हमारे अंग्रेजों से भी ज्यादा हम पर अत्याचार है, तो हम तुमको सहयोग नहीं करेंगे। यही तो बहिष्कार था ना। तो धोबी नाई बंद हो गया उनका, समझ रहे? इसको धोबी नाई बंद कहा गया। इसके चलते क्या हुआ कि जमींदारों को मजबूर होना पड़ा, बेगार की प्रथा को खत्म किया गया, ठीक है ना। आगे जाकर के 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों, उत्तर प्रदेश के गांवों का दौरा किया और बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में 1921 में, ठीक है, अवध किसान सभा की स्थापना की, ठीक है, जिसमें किसानों का एक संगठन बनाया गया कि अगर किसानों पे कोई भी अत्याचार होता है तो मिलकर लड़ा जाएगा और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। आगे जाकर के ये तो किसानों की बात थी, गांव की बात। अब जो लोग जंगलों में रहते थे, आदिवासी थे, ट्राइबल लोग थे, जिसमें कि गुडेम जाति, आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों में रहने वाले लोग थे। उन्होंने 1920 के दशक में ही जब महात्मा गांधी के बारे में सुना तो उन्होंने भी गुरिल्ला वॉर स्टार्ट कर दिया, मतलब कि छुप करके अंग्रेजों पे हमला करना तीर भालों से, ठीक है। और अंग्रेज अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा उनका मर्डर करना। सुनता है ना तू भी स्टोरी? हाँ, उसको इसी में आनंद ज्यादा आ रहा है, मैं देख रहा हूँ। तो अब ये सोचिए कि आखिर आदिवासी लोग अंग्रेजों के खिलाफ क्यों थे? इसलिए थे क्योंकि सरकार ने जितने भी तरह के जंगल थे आदिवासियों के लिए वो बंद कर रखे थे। कोई भी आदिवासी उसमें नहीं जाकर के लकड़ी नहीं काट सकता था या कोई भी चीज वहां से लेके नहीं आ सकता था। तो आदिवासियों का जो उनका घर ही जंगल था उन्हीं से बेदखल कर दिया गया। तो वो लोग इस बात को लेके बहुत तकलीफ में थे और उन लोगों ने इसका विरोध अंग्रेजों के खिलाफ हिंसक आंदोलन करके गया, मतलब अंग्रेजों पे अटैक किया उन लोगों ने अधिकतर। इसमें
अल्लूरी सीताराम राजू एक नेता थे। उन्होंने महात्मा गांधी को अपना आदर्श बनाया और आदिवासियों को समझाया कि भाई तुम लोग खादी पहनो और शराब पीना छोड़ दो। आदिवासी लोग बिना शराब पी नहीं रह सकते, उनका अपना अपना एक होता है। तो उन लोगों को शराब पीना छुड़वा दिया, खादी पहनने लगे और उनके नेतृत्व में आंदोलन और फैलता गया आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश की बात बता रहे हैं जहां की गुडेम पहाड़ी के जंगलों में रहने वाले आदिवासी लोगों ने, ठीक है, तुम्हारी तरह सोना स्टार्ट कर दिया। क्या देखिए 1924 में क्या हुआ कि राजू भैया को पकड़ के फांसी पे चढ़ा दिया गया और जैसे इनको फांसी दी गई पूरा आंदोलन ये समाप्त हो गया। अरे एलोरी सीताराम राजू, थोड़ा एक ह्यूमर भी तो होना चाहिए ना बीच में, नहीं तो हिस्ट्री नहीं होगी, क्या कहते हैं, हिस्टीरिया हो जाएगी, जान ले लेगी। बागानों में स्वराज किस तरह हुआ? देखिए बागान, जो चाय के बागान या जितने भी बड़े बड़े बागान थे, अंग्रेज बागान मालिक थे उसके, तो जिन भी मजदूरों को वहां लाया जाता था ना तो वो कभी अपने गांव वापस लौट सकते थे, ना कहीं वहां से बाहर जा सकते थे। ठीक है, हर तरह से समझो कि एक तरह से जेल में बंद कैदी की तरह। जब उन लोगों को पता चला कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया है, और महात्मा गांधी को सब लोग चमत्कारिक पुरुष मानते थे, लेकिन उन्हें चमत्कारी जादुई शक्ति है, वो दो रातों रात अंग्रेज भाग जाएंगे, इस तरह की भावना। उन लोगों ने क्या किया, जितने भी बागान मजदूर थे जो भी थे, सब लोग रातों रात सारा बागान का दरवाजा और जो भी बाउंड्री तोड़ के फांद करके वहां से भागे और स्टीमरों पर ट्रेन पे चढ़ के अपने अपने जगह पे पहुंचना चाहते थे। लेकिन अंग्रेज हुआ क्या, अंग्रेजों ने फिर सेना भेज करके, पुलिस को भेज करके उनको फिर से अरेस्ट करवा के उसी बागानों में भिजवा। ठीक है, ये भी बहुत दिन तक आंदोलन चला। ठीक है, हाँ, असहयोग आंदोलन में ही शामिल हो रहे थे ना वो, जो भी वहां बागान से भागे, समझ रहे। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर थोड़ा जोत बत्ती करने के बाद, सविनय अवज्ञा आंदोलन देखिए हुआ क्या। पहले मैं ये बता दूं कि असहयोग आंदोलन जो हुआ वो खत्म कैसे हुआ। 5 फरवरी 1922 उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पर एक जिला है गोरखपुर, नाम सुना होगा, योगी आदित्यनाथ का नाम सुना है ना, जो उत्तर प्रदेश के सीएम है, वो गोरखपुर से है। तो गोरखपुर में एक गांव था चौरी चौरा। वहां पर क्या हुआ कि एक पुलिस थाना था, पुलिस स्टेशन था, उसके बाहर अपनी पूरी पब्लिक शांतिपूर्वक धरना पे बैठी हुई थी। तो वहां की पुलिस वालों ने कुछ कमेंट कर दिया वहां की महिलाओं पर, तो सारी भीड़ उग्र हो गई, पूरे के पूरे थाने को जला दिया और जो भी पुलिस वाले बाहर निकलते उनको उठा के उसे आकर फेंक दिया। 22-24 लोगों को मार दिया होगा, 22-24 या पता नहीं कितने। तो इस बात से दुखी होकर के महात्मा गांधी ने, कि हिंसा तो हम चाहते ही नहीं थे, ये अहिंसक आंदोलन था और जनता ने हिंसा का साथ दिया, इस बात को लेकर के उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस लिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ देखिए, तक 1922 में तो खत्म हुआ चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन से लेके 1930 तक क्या हुआ वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले 1923 में, 1922 में तो असहयोग आंदोलन खत्म हो गया, तो 1923 में चित्तरंजन दास और जवाहरलाल नेहरू के जो पिताजी थे मोतीलाल नेहरू, इन लोगों ने मिल करके स्वराज पार्टी की स्थापना। उन्होंने कहा कि हम लोगों को इलेक्शन में भाग लेने का मौका दीजिए और हम लोग केंद्रीय विधानसभा में, जो हमारा अभी संसद है, उसमें जाकर के हम लोग वहां पर विरोध करें और किसी भी तरह का कोई राजनीतिक पद नहीं लें। ठीक है, महात्मा गांधी नहीं माने, लेकिन किस तरह करते करते मनाया गया, वो तैयार हो गए और स्वराज पार्टी पर। उसके बाद क्या हुआ, 1925 में काकोरी डकैती हुई। पंडित जी याद है आपको, चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने बिस्मिल्लाह खान, अशफाकुल्ला खान, सॉरी,
और बहुत लोग थे उसमें भगत सिंह नहीं थे, याद रखिए। इन लोगों ने मिल करके काकोरी डकैती, ये भी एक घटना हुई छोटी मोटी। लेकिन सबसे बड़ी घटना इसमें क्या हुई कि 1927 में सर जॉन साइमन भारत आए, और वो साइमन कमीशन के नाम से है। हर 10 सालों पे ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत को चलाने के लिए, है ना, भारत शासन अधिनियम या इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट बनाया जाता था। 1919 का जो एक्ट बनाया गया था उसको उसके विश्लेषण के लिए, एनालिसिस करने के लिए लोग आए कि भारत को देखा जाए कि उसमें क्या चेंज किया जाएगा। लेकिन भारत में उसका विरोध किया गया। क्यों? क्योंकि उसमें 3 लोग थे और तीनों के तीनों ब्रिटिशर थे। अब मैं कहूं कंझावले के विकास का कोई काम हो और कमेटी बने और कंझावला का कोई आदमी ही नहीं होती, यहाँ के लोग तो विरोध करेंगे ना, कम से कम एक आदमी तो चाहिए जो जानता है। तो इंडिया वालों ने कहा कि हमारे भाग्य का आप निर्धारण करोगे, हमारे किस्मत का निर्धारण करोगे भारत का, ठीक है। और भारत के लोगों को ही शामिल नहीं किया है। हम लोग इस कमीशन को नहीं मानते। कमीशन आया गया, हर जगह काले झंडे दिखाए गए और साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारे लगे। मैंने आपको बताया नहीं, भारत के का शासन कैसे चलाया जाना चाहिए, क्या क्या इसमें चेंज होना चाहिए, इस बात के लिए कमेटी आई थी, कमीशन आया था, साइमन कमीशन, और उसमें एक भी इंडियन था ही नहीं। तो इंडिया वालों ने विरोध किया कि हम लोगों को इस कमेटी में मौका मिलना चाहिए था, हमारे भी मेंबर होने चाहिए थे, ताकि हम अपनी सुझाव देते या सिफारिशें देते, रिकमेंडेशन देते, ठीक है। लेकिन हमको तो कोई मौका ही नहीं मिला। तो लोगों ने क्या किया कि उसका विरोध किया। उसके बाद लाहौर में लाला लाजपत राय का नाम थोड़ा बहुत आप लोगों ने सुना होगा, शेरे पंजाब उनको कहा जाता है। लाला लाजपत राय वहां पर साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, शांतिपूर्वक मार्च था, नारे लगाते हुए सब लोग सड़कों पे जा रहे थे। और भगत सिंह उस समय बहुत ही कम उम्र के थे, ठीक इनके पीछे ही थे, साथ साथ। लाला लाजपत राय पंजाब के सबसे बड़े नेता में से एक थे। उस समय लाठीचार्ज हो गया, सैंडर्स ने लाठी मारी और लाला लाजपत राय के सर पे लगा और वहीं पे स्पॉट डेथ हो गया, ठीक है। इस बात को लेकर के पंजाब में बहुत ज्यादा हाहाकार मच गया। और भगत सिंह ने उसी समय लाला लाजपत राय को गोद में लिए हुए तो प्रतिज्ञा ली थी कि मैं इस सैंडर्स की हत्या जरूर करूंगा, लाला लाजपत राय, लाला जी की मृत्यु का बदला जरूर लूंगा। और इस चक्कर में आकर के भगत सिंह ने हथियार उठाया, ठीक है। आगे देखिए क्या हुआ। 1929 में लाहौर में 1929, बेटा दोनों फैन बंद कर दो, बिना मतलब का चल। 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस सेशन हुआ। वहां पर ये इसलिए वो ये आंदोलन अधिवेशन हुआ था ताकि निर्धारित किया जाए कि अब कोई ना कोई बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने उसकी अध्यक्षता की थी और लाहौर अधिवेशन या लाहौर सेशन में ही, कांग्रेस के लाहौर सेशन में ही पूर्ण स्वराज या टोटल इंडिपेंडेंस की डिमांड सबसे पहले की। ये क्वेश्चन आएगा कि भारत में पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में उठाई गई? लाहौर अधिवेशन 1929, ठीक है। उसी समय रावी नदी के किनारे लाहौर में 26 जनवरी 1930 को भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, मतलब तिरंगे झंडे को फहराया गया। और उस दिन अलग अलग जगहों पे भारत में झंडे फहराए गए, ये दिखाने के लिए कि अब हम लोग आजाद हो गए हैं और अब हम लोग आजादी लेके रहेंगे। महात्मा गांधी ने 31 जनवरी 1930 को, 30 जनवरी को हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया, सॉरी 26 जनवरी 1930 को। और इसीलिए हर साल हम लोग 26 जनवरी को ही अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे। हमको हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जिस दिन हमने एक्सेप्ट किया था, ठीक है ना, वो तारीख क्या थी? 26 नवंबर 1949। लेकिन 26 जनवरी को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था हमारा, इसीलिए हम लोग रिपब्लिक डे कब मनाते हैं? 26 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। तो 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने 7 बजने वाले हैं, जिनका टेस्ट हो गया घर जा सकते। 2 मिनट रुक जाओ, बस 5 मिनट छुट्टी करेंगे, सब बच्चों के एक साथ चले जाओ। बैठ जाइए, आप लोगों को सुन लीजिएगा। तो
31 जनवरी 1930 को उस समय भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उनको एक लेटर लिखते हैं महात्मा गांधी, और उसमें 11 डिमांड देते हैं। 11 सूत्री मांग कहा जाता है उसको। सुन रहे हैं? महात्मा गांधी कहते हैं कि आप हमारे इन 11 डिमांड्स को मान लो, हम आंदोलन नहीं करेंगे, नहीं तो हम एक राष्ट्रव्यापी एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। इरविन कहता है हम तो नहीं मानते। महात्मा गांधी ने आंदोलन की शुरुआत की। अब देखिए क्या होता है। 11 मार्च 1930 की बात है। महात्मा गांधी उस समय अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में थे। वहां से डांडी 240 किलोमीटर दूर था, जो समुद्र के किनारे का इलाका था। सूरत जिले में पड़ता है डांडी, गुजरात। तो अपने 78 अनुयायियों को लेके, मैंने जो भी उनके वॉलंटियर्स थे उनको लेकर के कहे कि हम नमक कानून तोड़ेंगे। उस समय नमक का कानून था, कोई भी आदमी अपने पर्सनल यूज के लिए किसी भी तरह नमक नहीं बना सकता था। ये सरकार ही बनाती थी और सरकार बहुत महंगा उसको देती थी। समुद्र का पानी है यार, कोई भी लेके नमक बना ले, ऐसी तो कोई चीज नहीं है। तो महात्मा गांधी ने सोचा कि नमक एक ऐसा मुद्दा है। ये कौन सी बुक है? बीके सिंह कौन लेके आया? किसके? क्यों कर इसको फ्री में? बीके सिंह कुछ पैसा तो बनाना है ना उनको। है नहीं आईडी शर्मा लगा दी, मास्टर पढ़ाते पढ़ाते हाफने लगेंगे। एनसीईआरटी तो समझाते नहीं अच्छी तरह से वो। देखिए, तो 11 मार्च को उन्होंने स्टार्ट किया और 24 दिन तक चलने के बाद वो वहां पर पहुंचे और वहां पर एक मुट्ठी पानी लेकर के नमक कानून को तोड़ने की शुरुआत की। महात्मा गांधी को पकड़ ले गए। 6 अप्रैल तक वो डांडी पहुंचे। 11 मार्च को चले थे, 6 अप्रैल को पहुंच गए और 6 अप्रैल को, इसी को साल्ट मार्च या नमक यात्रा कहा जाता है। 240 किलोमीटर लंबी यात्रा थी। 11 मार्च 1930 को शुरुआत हुई थी साबरमती, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से, और डांडी तक पहुंचने में उनको 6 अप्रैल तक का समय। हाँ, पैदल। महात्मा गांधी पूरे हिंदुस्तान का दौरा पैदल ही ना करे, ट्रेन से भी चलते थे, ऐसी बात। तो इस बात को होने के साथ ही पूरे हिंदुस्तान में जहां भी समुद्री इलाके थे हर जगह नमक कानून तोड़े गए। जहां अब मान लो कि जो सागर के किनारे था इलाका, वहां तो नमक कानून तोड़ा गया। जो जंगल में लोग थे आदिवासी, उन्होंने कहा कि हम जंगल का कानून तोड़ेंगे। जो लोग किसान थे उन्होंने कहा कि हम लोग टैक्स नहीं देंगे, लगाने ही नहीं देंगे। और गांव में, उत्तर प्रदेश के गांव में क्या हुआ, चौकीदारी कर को नहीं देने की बात कही। ठीक है, कि जो चौकीदार हर गांव में रहते थे अंग्रेजी सरकार के, बोले कि उनको हम लोग टैक्स नहीं देंगे, उनको कोई भी तरह का भत्ता नहीं देंगे। इस तरह से आंदोलन बहुत ज्यादा फैला। इसको सविनय अवज्ञा या सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कहा जाता था। मतलब हम किसी भी तरह से आपकी बात मानेंगे। इस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इसमें महिलाओं ने, औरतों ने सबसे पहली बार इतनी बड़ी पैमाने पर भाग लिया। समझ रहे हैं? महिलाएं एक चीज से परेशान थी, अपने शराबी पतियों से। बेरोजगारी बहुत थी, ऊपी की नाली में लुढ़के रहते थे। उनको, औरतों को मौका मिला। उनको सत्याग्रहियों ने बोला कि जितने भी शराब की दुकानें उसके बाहर धरना दे दो। औरतें क्या करती, दिन भर काम कर लेती थी, जैसे ही शाम को है ना, जिनको तलब लगती थी पीने की, उसी समय अपना धरना प्रदर्शन लेकर के बैठ जाती थी शराब की दुकानों के बाहर। ठीक है, जो शराब की दुकान पे आता था उसको घेर के कूट देती थी, और जो पी के निकलता था उसको भी घेर के कूटती थी। मैंने सच बात है। पहले तो कुछ दिन धरना प्रदर्शन चला तो उनके कान पे जूनी रहेंगी। जिनको तलब है उनको थोड़ी है कोई महात्मा गांधी की जय बोलो या भारत माता की जय, वो तो पहिया की जय बोलेंगे। ऐसा ही होता है ना उनका। तो भाई, महिलाओं ने दुर्गा का रूप लिया, अस्त्र भी चलाए, लाठी डंडे, चप्पल जूते जो भी थे उनके पास, और ये परिणाम हुआ कि शराबियों ने शराब छोड़ दी।
मुझे टेंशन नहीं है, सरकार को टेंशन है। रुको रिकॉर्डिंग रोकना था, क्या तुम लोग रिकॉर्ड करवा रहे हो?